हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए बिहार का एक और टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हमने आपसे इससे पहले बिहार स्पेशल का 4 टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। आज ये 5वां टॉपिक कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार विशेष में बिहार के प्रमुख राजवंश जो कि मौर्योत्तर काल से मध्यकाल तक जो भी हुए हैं सबके बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कैसे पढ़ेंगे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम शुंग वंश पढ़ेंगे 185 ईसा पूर्व, उसके बाद कर्ण वंश पढ़ेंगे, फिर कुषाण वंश पढ़ेंगे, फिर गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। ये सब आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो आपका केवल बिहार से संबंधित जो भी तथ्य होंगे वो पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार स्पेशल को हम लोग पढ़ लें। उसके बाद मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे पाल वंश, कर्नाट वंश, सेन वंश, वैनवार वंश और चेरी वंश। ये सारे वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं शुंग वंश से। तो चलिए शुंग वंश के बारे में समझते हैं। तो शुंग वंश जो है 185 से 73 ईसा पूर्व चला था। ईसा पूर्व 185 से 73 ईसा पूर्व चला था। इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग जी थे और राजधानी पाटलिपुत्र थी। बाद में कहाँ ले गया था? विदिशा में ले गया था। इसके बारे में कुछ राजनीतिक घटनाक्रम की बात किया जाए तो पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या किया था और तभी शुंग वंश की स्थापना की थी। और कलिंग के राजा खारवेल का आक्रमण भी किया था और जहां से नंद वंश की जिन प्रतिमा भी क्या लाए थे वापस लाए थे। और हाथी गुम्फा अभिलेख में उल्लिखित बृहस्पति की पहचान भी पुष्यमित्र शुंग ने ही की थी। और अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूपों को भी क्षति पहुंचाई थी। कौन? पुष्यमित्र शुंग ने। सांस्कृतिक प्रभाव की बात किया जाए तो इसमें ब्राह्मणवाद का उत्थान हुआ था, संस्कृत को राजाश्रय मिला था और पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार आपका अश्वमेध यज्ञ कराया था। और पुरोहित प्रसिद्ध व्याकरणचार्य पतंजलि भी इसके थे। तो पुरोहित इसके कौन थे? पतंजलि, जो कि प्रसिद्ध कौन थे? व्याकरणचार्य। और कुछ समझते हैं तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ये अग्निमित्र का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान रखिए कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का प्रांतपति नियुक्त किया था। और अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग को महाकवि कालिदास की प्रारंभिक रचना मालविकाग्निमित्रम, मतलब अग्निमित्र और मालविका को मिला करके मालविकाग्निमित्रम नाटक लिखा था। तो ये ध्यान रखिए, कालिदास का रचित नाटक कौन सा है? मालविकाग्निमित्रम। ये आप ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे बिहार में कर्ण एवं कुषाण वंश था, मैगध पर इसका क्या नया प्रभाव था ये समझते हैं। तो अगर कर्ण वंश की बात किया जाए तो वासुदेव कर्ण इसके संस्थापक थे, जो कि शुंग शासक देवभूत की क्या किया था? इन्होंने हत्या किया था। और ब्राह्मण धर्म और संस्कृति का वर्चस्व भी क्या किया था? जारी रखा था। लेकिन मगध साम्राज्य जो सिकुड़ कर केवल पाटलिपुत्र तक का था, सीमित था। अतः आंध्र के सातवाहनों द्वारा हुआ था और ये अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन था। उसके बाद हम लोग समझेंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश 30 ईसा पूर्व से 375 ईसा पूर्व नहीं, केवल ईस्वी तक था। और इसके संस्थापक बात किया जाए तो कुजुल कडफिसेस थे। कौन? कुजुल कडफिसेस और विंड कडफिसेस, आपने नाम सुना होगा। और ये विदेशी वंश थे। इनकी 2 राजधानियां थी, एक पुरुषपुर या पेशावर थी, दूसरी कौन थी? मथुरा थी। और प्रारंभ में मगध पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था सामंतों द्वारा। उसके बाद महान शासक कनिष्क के बारे में समझते हैं, जो कि 78 ईसा पूर्व था। ये कनिष्क था। तो कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक चरक संहिता के रचयिता थे और महायान बौद्ध का धर्म का क्या था? विकास किया था। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं भारत में बिहार स्पेशल के संबंध में गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता था। तो इसका समय काल की बात किया जाए तो 275 ईस्वी से 550 ईसा पूर्व था। राजधानी इसकी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। गुप्त काल की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। इसमें सबसे पहले शासक आए श्रीगुप्त, जिनको क्या हुआ था? 275 ईसा पूर्व इनका शासनकाल था और यही संस्थापक थे गुप्त वंश के। इन्होंने महाराज की उपाधि ली थी। और कुषाणों के ये सामंत थे। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार मगध में मंदिर निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। घटोत्कच की बात किया जाए तो ये श्रीगुप्त के पुत्र थे। इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की थी और कुषाणों के क्या थे? कुषाणों के सामंत के रूप में थे।
और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम है जो कि 319 ईस्वी में थे, और इन्हें ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। ये दोनों ने तो महाराज की ली थी, लेकिन उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली थी, जो कि कुषाणों से स्वतंत्रता का प्रतीक है। और इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और वैशाली को प्राप्त किया था, और राजा रानी के सिक्के भी चलाए। एक ओर चंद्रगुप्त और दूसरी ओर कुमार देवी का चित्र भी बनवाया था। अब गुप्त साम्राज्य का सबसे जो महत्वपूर्ण शासक है वो है समुद्रगुप्त जी। ये 335 से 380 ईसा पूर्व तक शासन किए थे। इन्होंने कुछ उपाधियां लिए थे, जैसे लिच्छवी दौहित्र इन्हें कहा जाता है। इन्हें भारत का नेपोलियन स्मिथ जी ने कहा था। इन्हें कविराज भी कहा जाता था। इन्हें परक्रमांक भी कहा जाता था। तो इतना कुछ समुद्रगुप्त को कहा जाता था। इनके बाद समझिए कि ये इलाहाबाद का स्तंभ प्रशस्ति है, इलाहाबाद में ही है, जो कि अभी हम उसके बगल से ही क्लास ले रहे हैं कि इलाहाबाद का यहाँ पे किला बना है। इसमें स्तंभ लेख है जिसमें दरबारी कवि हरिसेन द्वारा क्या था, रचित था। कभी आपको पोस्ट में आदि इसकी फोटो भी दिखाएंगे कैसे क्या है। और उसके बाद हम समझते हैं वीणा वादक। वीणा वादक मतलब सिक्कों पर वीणा वादन का चित्र भी क्या है, अंकित है। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं। ये 375 से 415 ईसा पूर्व थे। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। और इनके बारे में जानकारी समझा जाए तो शकों को पराजित कर उज्जैन पर अधिकार किया था। इनके टाइम में विदेशी यात्री फाहियान आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सांस्कृतिक केंद्र की बात किया जाए तो दरबार में नवरत्न या सभा कालिदास भी मौजूद थे। चलिए गुप्त साम्राज्य का अंतिम चरण के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या कैसे था। तो समझिए समुद्रगुप्त के बाद कौन आया, कुमारगुप्त आया, जो कि 415 से 555 ईसा पूर्व था। 415 से 455 ईसा पूर्व। इनके बारे में बिहार से संबंधित केवल इतना ही है कि इन्होंने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और स्कंदगुप्त की बात किया जाए 455 से 67, तो हुणों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। उपाधि विक्रमादित्य और क्रमादित्य की उपाधि ली थी। और समझा जाए तो गुप्त साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक थे। इसे स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गुप्त वंश के शासकों ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाए रखा। इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय अभूतपूर्व क्या क्या विकास हुआ। साहित्य एवं कला का विकास हुआ, विज्ञान एवं गणित का विकास हुआ, खगोल शास्त्र का विकास हुआ और दर्शन का विकास हुआ। इसीलिए गुप्त काल को क्या कहते हैं, भारत का स्वर्ण काल। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा पाल वंश के बारे में। तो पाल वंश 750 से 1120 ईसा पूर्व तक था। इनका क्षेत्र ये बिहार और बंगाल के क्षेत्र में मुख्यतः इनका शासन था। इन्होंने राजधानी अपना क्या बनाया था, मुंगेर। और सबसे अच्छी विशेषता कि ये बौद्ध धर्म के अंतिम संरक्षक यही थे। इसके बाद जो भी राजा आए उन्होंने खासतौर पर बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया। सबसे पहले शासक आते हैं कौन, गोपाल ये संस्थापक हैं। और 750 ईसा पूर्व में जनता द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए। और इन्होंने शिक्षा का केंद्र बिहार शरीफ जो कि नालंदा में है, उदंतपुरी महाविहार की भी स्थापना करवाई थी। धर्मपाल के बारे में किया जाए 770 से 810 ईसा पूर्व सर्वाधिक शक्तिशाली था। इन्होंने शिक्षा का केंद्र भागलपुर जो कि अंग क्षेत्र में है के अचिंतक में विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की, जो कि नालंदा के क्या था, समकक्ष था। और संघर्ष इनके बारे में बात किया जाए तो कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष पाल प्रतिहार और राजपूत में भाग लिया था। तो कन्नौज के संघर्ष में कौन लिया था, धर्मपाल जी ने। चलिए और थोड़ा सा पाल से समझते हैं, पाल वंश से कौन कौन से क्या था। तो पाल वंश से उसके बाद आते हैं देवपाल के बारे में ध्यान रखिए कि इन्होंने राजधानी मुंगेर में स्थापित की। पहले राजधानी ये देखिए क्या थी, पहले राजधानी मुंगेर में इन्होंने राजधानी स्थापित थी। और उसके बाद ये भागलपुर विक्रमशिला थी, तो उसके बाद मुंगेर ले गए थे। तो मुंगेर में राजधानी स्थापित किया था। और इनके साथ अंतरराष्ट्रीय संबंध भी था, जैसे श्रीलंका, सुमरद्वीप, इंडोनेशिया के शासकों को अपने दरबार में क्या किया था, स्थान दिया था। और उसके बाद महिपाल जो कि 988 से 1038 ईसा पूर्व था। महमूद गजनी के आक्रमणों के बाद पाल वंश को पुनर्जीवित किया। उसके बाद कौन, रामपाल ने 1077 से 1120 ईस्वी में शासन किया। और पाल वंश के अंतिम एवं कौन थे, शक्तिशाली शासक थे। उसके बाद इनकी पतन की बात किया जाए तो 1120 ईस्वी के बाद बंगाल एवं बिहार में पाल वंश का क्या हो गया था, पतन। और तुर्की आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था। अब समझते हैं कर्नाट वंश के बारे में। किसको समझेंगे, कर्नाट वंश या मिथिला का स्वर्णकाल भी इसे कहा जाता है।
1097 से 1324 ईस्वी में। तो मिथिला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? कर्णाट वंश के। इनके संस्थापक नान्यदेव थे। सिमरावगढ़ को राजधानी इन्होंने बनाया था, जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र में है। इनका क्षेत्र उत्तरी बिहार या क्या था? मिथिला था। नान्यदेव जो थे वो कर्नाटक से आए थे और स्वयं एक संगीत विद्वान थे और भरत भाष्य नामक संगीत ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था। और इनके पुत्र थे गंगदेव, जिन्होंने सिमरावगढ़ को राजधानी बनाई थी। और बख्तियार खिलजी के आक्रमण 1200 के समय नरसिंहदेव यही शासक थे और नजराना देकर संधि के लिए थे, मतलब कुछ अपना नजराना उनको दे दिया था बख्तियार खिलजी को और उनसे संधि की थी। और 1324 में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के शासक थे हरि सिंह पराजित होकर नेपाल चले गए थे। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए कि कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इसी काल में मैथिली भाषा और संस्कृत भाषा का क्या हुआ था? सर्वाधिक विकास हुआ था। अब सेन या वनवार वंश समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं सेन या वनवार वंश, ये क्षेत्रीय शक्तियां थी। ये क्या कहती थी ये समझते हैं। तो सेन वंश 1095 से 1205 ईसा पूर्व था। मूलतः यह बंगाल का हिंदू या वैष्णव राजवंश बिहार पर इसका क्या था? प्रभाव था। संस्थापक सामंत सेन जो कि कर्नाटक के मूल थे। और प्रमुख शासक की बात किया जाए तो विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन क्या थे? प्रमुख शासक थे। अंत की बात किया जाए तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण 1203 से 5 ईस्वी में शासक लक्ष्मण सेन पराजित हुए थे और खिलजी ने नालंदा व विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था। उसके बाद वैनवार वंश भी समझ लेते हैं, जो कि 14वीं या 15वीं शताब्दी का था। इनका ये मिथिला क्षेत्र था और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में स्थापना हुई थी। सबसे प्रतापी राजा की बात किया जाए महाराजा शिव सिंह थे, मुगल शासनकाल में अंत हुआ था। और एक समझ सकते हैं विद्यापति, इनका जीवन काल कितना है? 1352 से 1448। इन्हें क्या कहा जाता है? मैथिली भाषा के महाकवि महाराजा शिव सिंह के दरबार में थे। इन्हें मैथिली का वर्षवत तथा मैथिली कोकिल कहा जाता है और राधा कृष्ण की भक्ति पर आधारित इनकी पदावली भी क्या है? प्रसिद्ध है। उसके बाद हम लोग समझते हैं और कौन से वंश? चेरी वंश या उज्जैन वंशी शासक। ये कब था? मध्यकाल में। तो चेरी वंश की बात किया जाए तो यह जनजातीय शक्ति थी। इनका क्षेत्र बात किया जाए तो शाहजहांबाद, चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर और पलामू, ये क्या थे? चेरी वंश से संबंधित थे। और इनके बारे में बात समझा जाए तो पश्चिमी एवं मध्यवर्ती बिहार में एक शक्तिशाली जनजातीय राज्य स्थापित किया था। और इनके बारे में समझा जाए तो शाहजहां क्षेत्र जैसे भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। और इनमें जो सर्वाधिक शासक था प्रतापी, वो मेदिनी राय था, जो कि 17वीं शताब्दी का था। और सन 1680 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने पराजित कर मुगल सत्ता में मिला लिया था। तो चेरी वंश को कौन ले आया था? औरंगजेब ने। उज्जैन वंशीय शासक या राजपूत शक्ति, ये क्या था? ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए हुआ क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी के बिहार आक्रमण के पश्चात शाहाबाद क्षेत्र में उज्जैन मूल के राजा मुकुंद ने शासन क्या किया था? स्थापित किया था और 15वीं शताब्दी के अंत तक शासन किया और बाद में मुगलों में क्या हो गया था? विलीन हो गए थे। अब थोड़ा सा हम लोग वन लाइनर रिवीजन जितना पढ़े हैं उसको कर लेते हैं, उसके बाद आज क्लास को एंड करते हैं। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या? शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में हमने आपको क्या बताया कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग 185, राजधानी विदिशा, शासक पुष्यमित्र या पुष्यमित्र थे, अश्वमेध यज्ञ कराया और कारण अंत किससे हुआ था? कर्ण वंश द्वारा। कर्ण वंश की बात किया जाए तो इसके शासक कौन थे? वासुदेव कर्ण जी थे। पाटलिपुत्र राजधानी थी। वासुदेव प्रमुख शासक थे। आंध्र सातवाहन अंत का कारण बने थे। उसके बाद समझेंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश कौन था? कुजुल कड़फिसस, जो कि 30 ईसा पूर्व था। पेशावर और मथुरा राजधानी थी। कनिष्क सबसे प्रतापी शासक था और गुप्त वंश के उत्थान से इनका क्या हुआ था? अंत हुआ था। और उसके बाद हम लोग समझते हैं गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त। राजधानी पाटलिपुत्र, शासक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। हुड़ आक्रमण या क्षेत्रीय राजवंश से क्या हुआ था? इनका अंत हुआ था। उसके बाद हम लोग समझते हैं पालवंश। पालवंश संस्थापक गोपाल, राजधानी मुंगेर, प्रमुख शासक धर्मपाल। तुर्की आक्रमण 1120 में इस वंश का अंत हुआ था। उसके बाद कर्नाट वंश, शासक नान्यदेव 1097 ईस्वी में।
सिमरावगढ़ राजधानी बनी थी। हरि सिंह या नरसिंह देव जो थे, गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण से अंत हुआ था। सेन वंश शासक सामंत सेन और राजधानी नवद्वीप बंगाल में थी। लक्ष्मण सेन अंतिम शासक थे। बख्तियार खिलजी के आक्रमण से ये भी नष्ट हुए थे। वैनवार वंश फिरोज शाह के काल में मिथिला राजधानी थी। शिवपति या विद्यापति प्रमुख शासक थे और मुगल शासकों द्वारा इनका अंत हुआ। चेरी वंश जनजाति थे और शाहजहां क्षेत्र था और मेदिनी राय प्रमुख शासक थे। औरंगजेब ने 1660 में इनका अंत किया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।